क्या आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप क्या विजिट कर रहे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, स्विट्जरलैंड या कोई भी यूरोपियन डेस्टिनेशन, तो इस शेनिगन वीज़ा के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो कि हर एक इंडियन ट्रैवलर को जानने ज़रूरी हैं। ये जो साल है ये एक 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे लेके आया। और पहला जो मेजर चेंज है वो है एंट्री एग्जिट सिस्टम, जो कि अब लाइव है क्रॉस यूरोप। इसके बारे में डिटेल में बात करने लगा हूँ। ट्रेडिशनल पासपोर्ट स्टैंप्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है डिजिटल बायोमेट्रिक ट्रैकिंग से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज कैस्केड वीज़ा रिजीम, ये भी एक्टिव हो चुका है, यानी कि इंडियन ट्रैवलर्स कैन नाउ क्वालिफाई फॉर 2 ईयर या 5 साल के मल्टी एंट्री शेनिगन वीज़ास के लिए। तीसरा जो अपडेट है इंडियन के लिए वो है कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है एक मोबिलिटी पैक्ट दैट कुड ब्रिंग अ फुली डिजिटल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। लेटर हो सकता है ऐसा 2026 में। जब भी ऐसा होगा तो मैं एक वीडियो डेफिनेटली आपके साथ बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग यू नीड टू नो, डॉक्यूमेंट से लेके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके फीस से लेके कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या रह सकती हैं, ओके। और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से सही भरा जाता है शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को, उसकी वीडियो मैं अलग रखूंगा, क्योंकि वो नहीं तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फालतू में। शुरू करते हैं। और शेनिगन वीज़ा जो है आपको एक फ्रीडम देता है 29 यूरोपियन कंट्रीज़ को विजिट करने में विद द हेल्प ऑफ वन जस्ट सिंगल वीज़ा। और ये कंट्रीज़ हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और काफ़ी कंट्रीज़ हैं। 29 कंट्रीज़ हैं अभी तो। 2026 के अंदर शेनिगन एरिया के अंदर 29 कंट्रीज़ हो गई हैं, यानी कि इसके अंदर बल्गेरिया हाल ही में, रोमेनिया और क्रोएशिया को ज्वाइन किया है इन्होंने शेनिगन रीजन के अंदर। तो पहले ये 26-27 थी, अब ये 29 के आसपास हो गई है। रिमेंबर कि जो यूके का वीज़ा है वो सेपरेट होता है, आयरलैंड का वीज़ा सेपरेट अप्लाई करना होता है और साइप्रस का वीज़ा भी सेपरेटली करना होता है, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ शेनिगन एरिया दैट रिक्वायर्स सेपरेट वीज़ाज, ओके। सो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोस्टली इंडियंस के लिए टूरिज्म, फैमिली विजिट्स या बिजनेस ट्रिप्स के लिए टाइप सी शॉर्ट स्टे वीज़ा ही एप्लीकेबल होता है। और ये वीज़ा आपको अलाउ करता है अप टू, कह सकते हैं कुछ केसेस में 90 डेज का स्टे आपका विद इन द रोलिंग पीरियड ऑफ 180 डे, यानी कि जो उसकी वैलिडिटी पीरियड हो गया वो 6 महीने की रह सकती है। अब ये जो नया एंट्री एग्जिट सिस्टम है ऑटोमेटिकली ये आपकी लिमिट को ट्रैक कर लेता है कि आपने अपना वीज़ा ओवरस्टे किया है, विच इज़ मच ईजियर टू डिटेक्ट। पहले नहीं था, अब एआई की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो मेजर चेंजेस जो हैं 2026 के वो मैं बात करने लगा हूँ। पहले मैं शुरू करूँगा एंट्री एग्जिट सिस्टम से, EES इसे कहा जाता है। और जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है ये फुली ऑपरेशनल 10 अप्रैल से हो चुका है, सभी शेनिगन कंट्रीज ने कर दिया, पहले नहीं था ऐसा। तो इंस्टेड कि अब आपका पासपोर्ट स्टैंप किया जाए, सिस्टम ही आपकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहा है। बायोमेट्रिक हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, फेशियल फोटोग्राफ्स हो गई आपका पासपोर्ट की डिटेल्स, आपकी एंट्री एग्जिट डेट्स तक, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना ये डिजिटली स्टोर्ड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 90 डे का रूल ऑटोमेटिकली आपका मॉनिटर हो रहा है। तो अगर आपने ओवरस्टे कर लिया, सिस्टम उस चीज़ को परमानेंटली रिकॉर्ड कर देगा। पहली चीज़, फर्स्ट टाइम विजिटर्स को हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए बॉर्डर कंट्रोल पे इमिग्रेशन को क्लियर करते करते, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो उनकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं हुई होगी, तो उसमें टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है। कुछ एयरलाइंस ने भी कुछ रिकमेंडेड प्री रजिस्टरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो है कुछ ट्रैवल ऐप्स वगैरह रिकमेंड की हुई हैं, तो बिफोर डिपार्चर आपको वो भी फिल आउट करनी पड़ सकती है। इंडिया EU मोबिलिटी पैक्ट की बात करूँ तो ये पैक्ट अभी इस साल जनवरी 2006 में साइन किया। और एग्रीमेंट के अंदर क्या है, दे एम टू इंट्रोड्यूस कि जो वीज़ा एप्लीकेशन आपके डिजिटलाइज कर दी जाए पोर्टल बना के, और वहाँ पे क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा बेसिकली जो प्रोसेसिंग टाइम आपका फास्ट हो जाएगा, बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट्स को भी, रिसर्चर्स को भी। खासकर जो रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी सेम ही है, देखा जाए स्टिल बीइंग यूज फॉर नाउ कह सकते हैं आप, लेकिन इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी आगे दूंगा। बात करता हूँ कैस्केड वीज़ा रिजीम की, एंड दिस इज एन एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं आप तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसमें आप मल्टी एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में चूज गलती से भी मत करना, ठीक है। मतलब कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजेक्शन नहीं आता, फ़ायदा कोई नहीं है लेकिन उसका, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो पहली बार अप्लाई करें शेनिगन वीज़ा। पर अगर आपने शेनिगन वीज़ा रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया है, मतलब कि लॉन्ग टर्म वैलिडिटी का वीज़ा आप ले सकते हैं। कैसे ये काम करता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली विजिट अगर आपकी है, स्टैंडर्ड शॉर्ट स्टे वीज़ा है आपका, तो लॉफुली अगर आपने 2 बार शेनिगन वीज़ा, ठीक है, यूज़ किया है विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो आप अब 2 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं।
अगर प्रॉपर यूज आपने 2 साल में वीजा का किया है, एलिजिबिलिटी आपकी 5 साल की भी हो सकती है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पहले ये था कि जिसने 1-2 बार विजिट किया था बाद में उसको बाय डिफॉल्ट 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिलता था। बाकी जो 90-180 डे का स्टे रूल है वो फिर भी अप्लाई करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चेंज है हाल ही का वो ये कि फ्रांस ने ट्रांजिट वीजा को चेंज कर दिया, यानी कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अब ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है, अगर खासकर आपका एयर साइड ट्रांजिट है थ्रू एनी मेजर फ्रेंच एयरपोर्ट्स। लेकिन ये अप्लाई तब करता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया के अंदर ही रहते हैं, आप इमिग्रेशन को क्लियर नहीं करते हैं और आपका जो ट्रांजिट पीरियड है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डमी टिकट्स चाहिए या फ्लाइट रिजर्वेशन या होटल रिजर्वेशन चाहिए या ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। एंड प्लस अगर आपको प्रोफेशनल कवर लेटर चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मैंने मेरा जो सक्सेस स्टोरी है ग्रीस वीज़ा का उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन की बात की, 4 कंट्रीज़ की बात की हुई है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक लेके देख सकते हैं अगर आपको ट्रिप प्लान करना है। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस जितनी भी हैं वहीं पे मैं डालता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ काफ़ी डालता हूँ। सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो माई साइट travelmytoday.com। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अब मैं उसकी बात कर रहा था शेनिगन वीज़ा की। तो मोस्टली शेनिगन वीज़ाज़ के केस के अंदर आपको आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की होनी चाहिए आफ्टर योर ट्रिप, ठीक है, बियॉन्ड योर रिटर्न डेट। ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट अगर 2 महीने की वैलिडिटी है तो आप बेटर है कि शेनिगन वीज़ा को अप्लाई ना करें, आप पासपोर्ट को पहले अप्लाई करें, और वो भी बहुत जल्दी आ जाता है आजकल तत्काल में। बाकी 2 आपके ब्लैंक पासपोर्ट पेजेस होने चाहिए। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, कैसे भरना है उस फॉर्म को उसके ऊपर अलग से वीडियो लिंक होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होती हैं। फ्लाइट की आइटनरी आपके पास होनी चाहिए कन्फर्म्ड। होटल बुकिंग्स जो हैं जो आपका पूरा इंटायर स्टे कवर करती हैं, रिजर्वेशंस वगैरह आप दिखा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है एटलीस्ट आपके पास 30,000 यूरोस की कवरेज की होनी चाहिए मिनिमम, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट्स जो है एटलीस्ट आपके 3 से 6 महीने की होनी चाहिए। मैंने अपने ग्रीस वीज़ा के लिए, शेनिगन वीज़ा के लिए 6 महीने की स्टेटमेंट लगाई थी, हालांकि 3 महीने की मांगी थी, मैंने 6 महीने की लगा दी थी। प्रूफ ऑफ फंड्स की जहाँ पे बात आती है, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप वो लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स के अंदर आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया वो होगी, प्लस कवर लेटर जो है आपको यहाँ पे एक लगाना पड़ता है। कैसे लिखा जाता है, अगर आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्मेट में कवर लेटर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उसकी एक नॉमिनल सी मैंने कॉस्ट रखी हुई है। प्लस डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको आइटनरी चाहिए तो वो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। प्रूफ ऑफ टाइज टू इंडिया आपको प्रूव करना पड़ेगा। कॉमन गाइडलाइन ये है कि अराउंड 2.5 से 4 लाख रुपए अवेलेबल फंड्स आपके केस में होने चाहिए। ऑल दो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती है यहाँ पे कंट्री बाय कंट्री, कुछ कंट्री के केस में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसीलिए तभी मैं जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनके शेनिगन वीज़ा आप डायरेक्टली अप्लाई करने जाएंगे, रिजेक्शन के चांसेस होते हैं और बहुत सारे नाटक होते हैं उसमें, फंड्स ज़्यादा दिखाओ, ये दिखा दो, वो दिखा दो। मैंने ग्रीस का अप्लाई किया और ग्रीस से मुझे सभी शेनिगन रीजन का इजीली जो है एक्सेस मिल गया। तो आप एक वो कंट्री पकड़ें जो इजी है जिसका वीज़ा लेना शेनिगन, ठीक है। ऑलवेज इंश्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि कंसिस्टेंसी की अगर जहाँ बात आती है तो जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डाल रहे हैं, अब जो आपने एड्रेस डाला है एग्जैक्टली वही आपका एड्रेस पासपोर्ट पे हो या बैंक स्टेटमेंट्स में भी हो। कईयों का क्या होता है कि पासपोर्ट पे एड्रेस अगर पुराना है, मेरे केस में जब मैंने अप्लाई किया था मेरा जो एड्रेस था वो पुराना था पासपोर्ट पे, तो उस केस के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूट मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ तो यूटिलिटी बिल्स आप दिखा सकते हो अपडेटेड एड्रेस के साथ। मैंने आधार कार्ड लगाया था, प्लस मैंने यह चीज़ मेंशन करी थी कि मेरा एड्रेस चेंज है कवर लेटर के अंदर भी, और जो मेरी बैंक स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर मेरा नया एड्रेस ही था। ओके तो इस किस्म की जो कंसिस्टेंसी है ये आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की जहाँ पे बात की जाए 2026 में आने वाले टाइम में आगे, तो चूज द करेक्ट कंट्री, ठीक है। जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करें, अप्लाई थ्रू द कंट्री वेयर यू विल स्पेंड मोस्ट नाइट्स, उस कंट्री के लिए आप अप्लाई करें। यानी कि अगर मैं ग्रीस में 10 दिन के लिए रहता हूं लेकिन फ्रांस में मैं 3 दिन के लिए रहता हूं तो मुझे ग्रीस से ही अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपका स्टे इक्वल है, अप्लाई थ्रू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, जहां पे आप पहले पहुंचेंगे जाएंगे आप वहां का शेनिगन वीजा अप्लाई करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरा जो स्टेप है बुक एन अपॉइंटमेंट। मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स है एक्चुअली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो है एक अपना ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ही होता है, दैट इज VFS ग्लोबल इन इंडिया। तो मैंने भी VFS से किया। स्पेन के केस में BLS इंटरनेशनल है,
ओके। आप अपॉइंटमेंट्स जो हैं एडवांस में बुक कर सकते हैं, स्पेशली पीक ट्रैवल सीजन के अंदर आप अपॉइंटमेंट बुक करके चलें। तो जस्ट गिव देम अ बज़ एंड चेक कि अगर आप वॉक इन भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की। ऑर्गेनाइज करें सभी डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स। डबल चेक करें फॉर्म को, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग्स को और बैंक स्टेटमेंट्स को। क्यों लोग क्या करते हैं, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में 14 दिन लिखा होगा और जो बुकिंग और फ्लाइट होगी वो 12 दिन की होगी, तो वो मिसमैच हो जाएगा वहां पे। तो इस चीज को आपको पहले चेक करना, रिसर्च करनी है, एंड देन यू अप्लाई फॉर इट। ओके, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स आपको वीएफएस सेंटर में ही सबमिट करने पड़ते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स से वहीं वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, एंड देन यू एम्बेसी मेक्स द डिसीजन। बाकी जो होते हैं एम्बेसी को कागज चले जाते हैं सेम डे। इसके बाद कॉन्सुलेट रिव्यू जो होता है, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस, दैट वेरीज कंट्री बाय कंट्री। ग्रीस का जब मैंने वीजा अप्लाई किया था, आप मानेंगे नहीं कि मैंने फ्राइडे को एप्लीकेशन सबमिट करी और नेक्स्ट थर्सडे को कमिंग थर्सडे को मेरा वीजा आ गया विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। और कुछ कंट्रीज के केस में 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं प्रोसेसिंग में, एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में 2 हफ्ते भी लगा देते हैं। तो वो भी चीज़ होती है, कुछ सीजन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिजी पीरियड होता है, मैंने ऑफ सीजन में मैंने ट्रैवल किया था एक्चुअली। इसके बाद आपको पासपोर्ट अपना कलेक्ट करना होता है, वेरीफाई कर लें सभी डिटेल्स अपनी इमीडिएटली। वीज़ा फीस जो होती है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, 2026 में आई थिंक ये मोस्टली जो फीस है आपकी 90 यूरोस की रहती है एडल्ट्स की, और बच्चों की जो 6 से 11 के हैं 45 यूरोस की रहते हैं। लेकिन 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी फीस। इन एडिशन टू दैट, एम्बेसी की फीस के अलावा एप्लीकेंट्स को जो होता है ना, सर्विस फीस वीएफएस या बीएलएस की पे करनी पड़ती है। और आपको थोड़ा सा बहुत बजट अपना ट्रैवल इंश्योरेंस पे पैसा लगाएंगे, खर्चेंगे, आप फोटोग्राफ्स खिंचाएंगे उस पर खर्चेंगे, फोटो कॉपीज लगेंगे, कोरियर लगेगा आपका। तो रियलिस्टिकली जो आपका बजट बन जाता है एक एप्लीकेंट का पर एप्लीकेशन का वीज़े का खर्चा, वो 11 से 15 हज़ार के बीच में पर पर्सन पड़ता है। और मेरा भी लगभग इतना बना है। मैंने आई थिंक 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये दिए थे। नहीं, मैंने आई थिंक ज़्यादा दिया था, 9 से 10 हज़ार के बीच में दिया था। प्लस ऊपर जो मेरा कागज़ों में खर्चा लगा वो तो लगा ही, काफ़ी ज़्यादा मोटे कागज़ लग जाते हैं। तो रिमेंबर कि जो वीज़ा फीस है, सर्विस चार्जेस हैं, जनरली दोज आर नॉन रिफंडेबल। अब मैं कुछ कंट्री स्पेसिफिक चीज़ों की बात करता हूँ। जैसे जर्मनी के केस में एडिशनल वाइडेक्स फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ब्रांच से जाके टेस्ट करानी पड़ती हैं प्रॉपरली। स्पेन के केस के अंदर ये होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी है वो ज़्यादा है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, मे बी रिक्वेस्टेड। स्विट्जरलैंड के केस के अंदर यूजुअली आपको 2 साल की आईटीआर यहाँ पे लगानी है विद स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो भी आपके देखे जाते हैं। फ्रांस इटली के केस में ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। बायोमेट्रिक आपको जो है जाके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में सबमिट करना पड़ता है। जर्मनी ऑस्ट्रिया के केस में कई बार वो नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग लेते हैं, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन वो होनी चाहिए कुछ केसेस के अंदर। तो कॉमन रीजंस क्या है रिजेक्शन के वो जान लेते हैं। इनसफिशिएंट फंड्स हो गए, सडन लार्ज डिपॉजिट्स हो गए, ज़्यादा एकदम से फंड जो है जमा कर दिया वीज़ा लेने के लिए। वीक प्रूफ जो है आपका, अगर अपनी कंट्री से प्रूफ ढंग से नहीं कर पाते, या आप किसी गलत कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जाना आपको कहीं और है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स आपकी सही नहीं है, या छिले कुछ वीज़ा वायलेशंस हैं आपके, या इनकंसिस्टेंसी है आपके ट्रैवल प्लान्स के अंदर, मतलब आइटनरी प्रॉपर नहीं है, या उसमें रिलेशन नहीं है, उसमें कोई ब्रेक है, ऐसी चीज़ों की वजह से रिजेक्शन आ जाता है। अब कैसे आप अपना अप्रूवल कर सकते हैं इम्प्रूव? तो पहली बात तो यह है कि जो भी आप एप्लीकेशन शेनिगन वीज़ा की जिस भी कंट्री की कर रहे हैं, 6 से 8 महीने पहले करें बिफोर यू ट्रैवल। आपके पास स्टेबल बैंक बैलेंस होना चाहिए काफ़ी महीनों का। अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए, डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने से 4 से 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। काइंड ऑफ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। रिफंडेबल होटल बुकिंग्स आप यूज़ करें, नॉन रिफंडेबल फ्लाइट्स बिल्कुल भी बुक ना करें। यहाँ पे बहुत स्टोरीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग फ्लाइट्स बुक करके बैठ गए, फैमिली पूरी फैमिली के लिए फ्लाइट्स पे ही 3-4 लाख रुपए उनके लग गए, प्लस उन्होंने जो होटल्स पे लगाए लग्जरी के लिए वो भी लग गए, और बाद में वीज़ा एप्लीकेशन हो गई रिजेक्ट, लाखों रुपए का नुकसान। डिटेल्ड कवर लेटर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई ट्रैवल हिस्ट्री प्रीवियसली आपकी है किसी भी कंट्री की, वो आपको स्पेसिफाई करनी, कवर लेटर में आप वो चीज़ डाल सकते हैं। आइटनरी आपकी बहुत ही क्लियर रियलिस्टिक होनी चाहिए पहली बात, और लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री वीज़ास को आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने कभी प्रीवियसली ट्रैवल किया शेनिगन रीजन के अंदर। बाकी जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट से बताया कि कवर लेटर में भी सिंगल एंट्री वीज़ा मांगना है और वीज़ा एप्लीकेशन में भी सिंगल आपको एंट्री वीज़ा चूज करना अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है। कंक्लूजन ये है कि शेनिगन का जो वीज़ा प्रोसेस हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली इस साल।
एंट्री एग्जिट सिस्टम की वजह से, कैस्केड वीज़ा रिजीम की वजह से, लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए, मल्टी एंट्री विजिट्स के लिए, और डिजिटलाइज करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो द की टू अप्रूवल रिमेन्स द सेम देखा जाए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपके क्लियर फाइनेंसेस हो गए, और आपकी जो ट्रैवल प्लान्स है वो वेल प्रिपेयर्ड है। तो अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट योर एप्लीकेशन अर्ली, मेक श्योर एवरीथिंग इज एक्यूरेट बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। ओके, गुड लक। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भर भर के शेयर करें, एंड हाइप दिस वीडियो। गुड बाय, बाय बाय।